नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम देखेंगे करंट अफेयर में कौन कौन सी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला जो नोटिफिकेशन है आप सभी तक आसानी से पहुंचता रहे। देखो, आज के जो क्वेश्चन है वहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आता है वो भारत की जो जीडीपी, ध्यान रखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हम बात करें जो हमारी जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जिसे कहते हो आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हमारी जीडीपी की ध्यान रखिएगा जो विकास दर है, ठीक है, जीडीपी के विकास दर का जो अनुमान है, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग है, ध्यान रखिएगा, इसने कितना कर दिया है, 6.5 से घटा के 6.3% कर दिया है। देखो, अभी पहले हम इसको डिस्क्रिप्टिव वे में समझेंगे, इसके बाद इस पे हम एमसीक्यू भी करेंगे, तो आखिरी तक आप सभी बने रहे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन होंगे महत्वपूर्ण, उसका एमसीक्यू हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग ने भारत की विकास दर, जो कि फाइनेंशियल ईयर भी ध्यान रखिएगा 2026 के लिए, विकास दर 6.5 से घटाकर 6.3% कर दिया है। इसके बाद इसका रीजन भी क्या रहा है इस कटौती का, तो अमेरिका की व्यापार नीति में ध्यान रखिएगा, जो कि अमेरिका की जो ट्रेड पॉलिसी है, ठीक है, उसमें जो चेंजेस आए हैं, अगर हम बात करें जैसे कि उसने जो टैरिफ है, टैरिफ को ध्यान रखिएगा वृद्धि कर दी, ठीक है। और आपने देखा होगा कि चाइना और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ और देखने को मिला, उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ा है, ठीक है। टैरिफ टैरिफ एक प्रकार का, ध्यान रखिएगा, टैक्स होता है। जब कोई देश दूसरे देश में कोई वस्तु बेचने के लिए जाता है तो वहाँ की जो सरकार है, ध्यान रखिएगा, उस पर एक टैक्स लगाती है जिसे टैरिफ कहा जाता है। तो टैरिफ लगाने का मुख्य उद्देश्य होता है जो ट्रेड डेफिसिट होता है, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा जो होता है उसको कम करना, क्योंकि अमेरिका में काफ़ी समय से, ध्यान रखिएगा, ट्रेड ट्रेड डेफिसिट बना हुआ है, बेरोजगारी बनी हुई। तो डोनाल्ड ट्रम्प सरकार आई तो उन्होंने डिसीजन लिया कि अपने देश का जो ट्रेड डिफिसिट है कम करेंगे और अपने देश में जो चीज़ें उत्पादित होती हैं उसको हम लोग बेचेंगे, ठीक है, ताकि वहाँ की इनकम और रोजगार को बढ़ाया जा सके। तो एक सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि इतना किसने विकास दर जारी की है, किस फाइनेंशियल ईयर के लिए जारी करी है, कितना कर दिया है, तो ये एग्जाम में आपसे पूछेगा। और इसका रीजन जो है, ध्यान रखिएगा, अमेरिका की व्यापार नीति में अस्थिर और गहरा बदलाव। इसके बाद जाहिर सी बात है, इसके कुछ इम्पैक्ट भी होते, ध्यान रखिएगा। इससे क्या हुआ है कि जैसे अमेरिका में जो अस्थिरता बनी हुई है, इससे ध्यान रखिएगा निवेशकों का विश्वास भी कमजोर हुआ है और वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका भी बढ़ गई है, ठीक है, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस भी इससे आ सकता है, ये अनुमान भी लगाया गया है, ठीक है। इसके बाद जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक होते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसे एफपीआई के रूप में भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जिसे कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि जो भारतीय बॉन्ड है, यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड है, ठीक है, उसको बेचना स्टार्ट किया। तो उन्होंने उसकी सेलिंग स्टार्ट की, ध्यान रखिएगा। और इसका रीजन क्या रहा, ध्यान रखिएगा, कि भारत और अमेरिका के बॉन्ड रिटर्न में कम हो अंतर, ठीक है। तो ये यहाँ पे निकल के आता है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। इसका एमसीक्यू हम लोग बाद में करेंगे, अभी जो मेन मेन पॉइंट है उसको यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, ठीक है, इसने क्या किया है, ध्यान रखिएगा, संजय जोशी, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संजय जोशी, ठीक है, संजय जोशी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, जो ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी पद के लिए अनुशंसित किया है, ठीक है, रिकमेंड किया है। इसका मतलब है कि मतलब ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए सीएमडी कौन होंगे, संजय जोशी होंगे, ध्यान रखिएगा। एक बहुत 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 ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आता है। और इसके बाद अगर हम बात करें किसका पद खाली हो रहा, आर सिंह का पद खाली हुआ था, ध्यान रखिएगा, इनके रिटायर होने के बाद उनकी जगह, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता कभी कभी कि किसकी जगह नियुक्ति की गई है, तो इस सब ध्यान रखना है। इसके बाद सरकार ने हाल ही में थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए, ध्यान रखिएगा, कार्यकारी निदेशक
जो है 3 महीने के लिए यहाँ पे नियुक्त किया है अमित मिश्रा को, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए। इसके बाद जो आपके संजय जोशी हैं इस पद पर काबिज होंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर ध्यान रखना है कि संजय जोशी जो वर्तमान में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में, ठीक है, महाप्रबंधक है, वो अब किस पद पर नियुक्त किए जाएंगे, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी के रूप में, ठीक। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पूनम गुप्ता से रिलेटेड है, जो कि पूनम गुप्ता के बारे में आपने सुना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनमें इनको डिप्टी गवर्नर के पद पर नियुक्त किया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूनम गुप्ता को ध्यान रखिएगा आरबीआई में डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया और इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि देयर आर 4 डिप्टी गवर्नर। आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक गवर्नर होते हैं, ठीक है। तो डिप्टी गवर्नर और गवर्नर मिलकर, ध्यान रखिएगा, पूरी तरीके से ये मेन मुख्य लोग हैं जो आरबीआई के पूरे संचालन को देखते हैं। वैसे आरबीआई का जो बोर्ड मेंबर होता है, अगर हम बोर्ड मेंबर की बात करें तो यहाँ पे 21 लोग होते हैं टोटल, ठीक है, आरबीआई के बोर्ड मेंबर में, ठीक। तो यहाँ पे डिप्टी गवर्नर के रूप में इनको नियुक्त किया गया और ये चौथी महिला होंगी, फोर्थ, बिकमिंग द फोर्थ वुमेन, ठीक है, टू होल्ड दिस पोस्ट। तो चौथी महिला होंगी, ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त की जाएंगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये किसको रिप्लेस करेंगी? माइकल पात्रा को रिप्लेस करेंगी, ध्यान रखिएगा, जिनका टर्म जनवरी 2025 में खत्म हुआ। और इनके बारे में अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, इनको जो डिपार्टमेंट दिए गए हैं, गुप्ता विल ओवरसी द मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो मैनेज सेवरल अदर डिपार्टमेंट्स। देखो इनके पास कई डिपार्टमेंट रहेंगे पूनम गुप्ता के पास, जैसे फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन, इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट, स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड बजट, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। तो पूनम गुप्ता के पास मुख्य मुख्य जो डिपार्टमेंट रहेंगे आरबीआई में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो हमारी ध्यान रखिएगा, जो एमपीसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है, देखिए, ठीक है, वो सी इज नाउ मेंबर ऑफ 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये 6 जो मेंबर होते हैं एमपीसी में, ध्यान रखिएगा, उसकी मेंबर भी है, ये भी ध्यान रखना होगा आपको। और एमपीसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ध्यान रखिएगा जो आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स होते हैं, मॉनेटरी टूल्स होते हैं, ठीक है, तो जो मॉनेटरी टूल्स होते हैं आपको पता होगा, उसको डिसाइड करने का काम करती है। मॉनेटरी टूल्स को कौन डिसाइड करता है? एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, ये आपको पता होगा। और एमपीसी के जो मेंबर हैं, 6 मेंबर जो होते हैं, उसमें से एक है ये, ठीक है, कौन? पूनम गुप्ता होंगे। एंड द एमपीसी हैड रिड्यूस, अभी जो हाल ही में देखो एक क्वेश्चन ये भी ध्यान निकल के आता है, एमपीसी ने क्या किया? 25 पॉइंट बेसिस पॉइंट, ध्यान रखिएगा, रेपो रेट्स में कमी करी है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इसके बाद इनके बारे में बात करें तो जो पूनम गुप्ता जी है, ध्यान रखिए, ये डायरेक्टर जनरल रह चुकी हैं ये, ठीक है, ये कई जगह काम कर चुकी हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये डायरेक्टर जनरल के रूप में भी काम कर चुकी है एनसीएआर में। इसके बाद सीनियर रोल्स इनका रहा है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इनके पास मास्टर डिग्री है, ध्यान रखिएगा, इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। इनके इन्होंने पीएचडी भी किया हुआ है, कहाँ से? यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, यूएसए से, ठीक है। तो ये रहा पूनम गुप्ता जी के बारे में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है जो पूछा जा सकता है, ये हिंदी में यहाँ पे देख लेंगे, सेम वही चीज़। इसके बाद भारत को जो विदेशी मुद्रा भंडार है, ठीक है, ये इससे भी महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आया है, क्योंकि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, ध्यान रखिएगा, रिकॉर्ड स्तर पर इससे पहुँच गया। तो यहाँ पे बात करें तो 7 महीने में सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुंचा। ध्यान रखिएगा, विदेशी मुद्रा भंडार जो भारत का फॉरेन रिजर्व है, ठीक है, तो भारत का जो फॉरेन रिजर्व है 688.13 बिलियन पहुंच गया। तो ये अप्रैल 2025 को, भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि कितना विदेशी मुद्रा भंडार पहुंच गया। तो जैसे अगर हम बात करें, इंक्रीजिंग कितना बढ़ा? 1.9 बिलियन फ्रॉम द प्रीवियस पीक, मतलब
लगभग बढ़ोतरी जो हुई है 1.9 बिलियन की हुई है, ठीक है, जो आरबीआई का डाटा कहता है। अगर हम बात करें तो जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है वो ध्यान रखिएगा किसके पास रखा जाता है, जो कंट्री होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमारे देश की जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक का मतलब हमारे देश की जो आरबीआई है, आरबीआई का अकाउंट होता है आईएमएफ के पास, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास। तो यहाँ पे ये लोग ध्यान रखिएगा भी फॉरेन रिजर्व रखते हैं, अपना फॉरेन रिजर्व रखते हैं। तो फॉरेन रिजर्व जो आपका हो सकता है, ठीक है, फॉरेन रिजर्व आपका होता है, ध्यान रखिएगा, एक तो गोल्ड के रूप में होता है, ठीक है, फॉरेन करेंसी के रूप में होता है, और फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में होता है, ठीक है। इसमें विदेशी गवर्नमेंट बॉन्ड, फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है। अब ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो आपका विदेशी मुद्रा भंडार होता है इसमें सेंट्रल बैंक किसके पास रखती है, ध्यान रखिएगा आईएमएफ के पास, ठीक। तो ये पॉइंट भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये जो मेन पॉइंट है ध्यान रखिएगा, इस ये ध्यान रखिएगा कितना विदेशी मुद्रा भंडार पहुंच गया, ठीक है। और एक इसमें जो मेन पॉइंट है देखेंगे, ध्यान रखिएगा, जो रुपया है, रुपए में, ठीक है, रूपी एप्रिसिएटेड बाई 1.26% इन 2025। रुपए में ध्यान रखिएगा डॉलर के मुकाबले थोड़ा सा यहाँ पे तेजी देखने को मिली है, ठीक। और ये कितनी देखने को मिली, 1.26% so far and 1.09 इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं, देखो यूएस का जो डॉलर है उसमें वो कमज़ोर हुआ है अगर हम बात करें, ठीक है। लगभग यहाँ पे 99.8 नीचे गया है जो डॉलर का इंडेक्स है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके कई रीज़न हैं, जैसे कि रिसेंटली आपने देखा होगा जो टैरिफ आ रहा है, इसका भी रीज़न रहा है। और स्ट्रॉन्ग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इनफ्लोज इनटू इंडियन इक्विटीज, जो अब देखो, अगर हम बात करें तो जो विदेशी निवेशक हैं उनका भारत की ओर अब इंटरेस्ट बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया अगर हम बात करें दुनिया में लगभग 6.3%, 6.7%, ठीक है, 6.4%, जो अलग अलग आंकड़े जारी किए गए हैं, ध्यान रखिएगा ग्रोथ रेट के। फिलहाल देखो ग्रोथ रेट जो होता है उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। भारत की विकास दर 6% से अधिक बताई गई है, ठीक है, ठीक है। भारत की विकास दर 6% से अधिक बताई गई है 2026 के लिए। तो दुनिया की विकास दर जो 2 से 3% के बीच में है, ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, अगर हम ग्लोबल जीडीपी की बात करें, तो भारत की विकास दर जो है ध्यान रखिएगा 6.3% और इससे अधिक भी बताई जा रही है। तो जो विदेशी निवेशक हैं उनका भारत की ओर रुझान बढ़ रहा है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इनफ्लोज हो रहा है, ध्यान रखिएगा इंडियन इक्विटीज में अगर हम बात। और यहाँ पे कुछ और रीजन है, ध्यान रखिएगा लिमिटेड आरबीआई इंटरवेंशन एंड अलाउइंग रुपी स्ट्रेंथ। आरबीआई का जो है ध्यान रखिएगा रुपये पर बहुत थोड़ा सा यहाँ पे इंटरवेंशन कम हुआ है, और इसका भी एक रीज़न रहा है, ठीक है। और रुपए को इससे मजबूती मिली है। एंड द यूएस ने इंडियन रुपी की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा दे पेयर रिट्रेस फ्रॉम हाई नियर 87.95 टू अराउंड 83.5 की टेक्निकल सपोर्ट लेवल। और इसमें देखो जो मेन पॉइंट है, द बेंचमार्क 10 ईयर बॉन्ड यील्ड रिमेंड स्टडी एट 6.36%। यहाँ पे जो ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड है ध्यान रखिएगा उसमें लगभग ध्यान रखिएगा अंतर भी देखने को मिल रहा है लगभग, ठीक है। और जो ये इसमें वृद्धि देखने को मिल रही है, ध्यान रखिएगा 6.36%, ठीक है।
इसके बाद आरबीआई ने यहाँ पे ध्यान रखिएगा कहा है कि जो शॉर्ट टर्म, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट पोजीशन इन द फॉरवर्ड डॉलर मार्केट में आरबीआई ने क्या कहा है कि ये डॉलर मार्केट रोज टू 88.7 बिलियन इन फरवरी, ठीक है, आरबीआई ने ये भी बोला है। तो इसमें जो मेन पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें तो भारत का जो फॉरेन रिजर्व है, ठीक है, ये कितना बढ़ गया है, ये मेन पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें क्या क्या आता है, किसके पास फॉरेन रिजर्व रखना होता है, तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। और उसका जो हिंदी में है ध्यान रखिएगा, इसका हिंदी में आप देख सकते हो, वही चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया है कि आरबीआई ने सरकार से आग्रह किया है कि जो वोस्ट्रो अकाउंट है, इसको इंग्लिश में भी देख लेंगे आप, वोस्ट्रो अकाउंट के अंतर्गत आरबीआई ने क्या किया है, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछ लेता है कि वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, ठीक है। तो वोस्ट्रो अकाउंट फिलहाल क्या होता है कि जो फॉरेन बैंक होती हैं, ठीक है, ठीक है, फॉरेन बैंक जो होती हैं वो इंडियन बैंक में अपना अकाउंट खोलती हैं, ठीक है। और ये जो होता है वो इंडियन रुपी में होता है, किस में होता है, इंडियन रुपी। फॉरेन बैंक इंडिया में इंडियन बैंक में खाता खोलती है, वो किस में राशि होती है, रुपए में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वोस्ट्रो अकाउंट, बोलते हैं क्या, बोलते हैं वोस्ट्रो अकाउंट। तो इससे क्या होता है कि जिससे अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है, ध्यान रखिएगा, उसमें सुविधा मिलती है। तो विदेशी बैंकें भारतीय बैंकों में वोस्ट्रो अकाउंट खोलती हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें सिटी बैंक, एसबीआई में अपना अगर खाता खोले, ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा रुपए में अगर खाता खोले तो उसे क्या कहोगे, वोस्ट्रो अकाउंट कहोगे। तो यहाँ पे आरबीआई ने सरकार से आग्रह किया है कि वोस्ट्रो अकाउंट के जरिए विदेशी बैंकों को स्वदेशी शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड में निवेश की अनुमति दी जाए, ठीक है। और इसमें कहा कि जो इसकी 30% इसकी सीमा थी पहले, ठीक है, इसको भी हटाया जाए। इसमें आरबीआई ने सरकार से कहा है कि विदेशी बैंकों को स्वदेशी शॉर्ट टर्म बॉन्ड में निवेश की अनुमति देने वाली 30% सीमा को हटाया जाए, मतलब इस सीमा को हटाया जाए ताकि वो लोग ज़्यादा निवेश कर पाएँ। इसके बाद विदेशी खाते जो हैं, ध्यान रखिए, अच्छा इसको मैंने बता दिया। 2022 में आरबीआई ने ध्यान रखिएगा स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट की अनुमति दी थी। 2000, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, 2022 में आरबीआई ने इस प्रकार के खाते की अनुमति दी थी, स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट की, जिससे रुपये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक स्वीकार बन सके। मतलब रुपए की भाई ज़्यादा से ज़्यादा जब विदेशी बैंक आएंगी और भारतीय बैंकों में खाता खोलेंगे इंडियन रुपीज़ में, तो इंडियन रुपीज़ में ट्रेडिंग ज़्यादा होगी, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो स्वीकारता है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। और इसमें जो ध्यान रखिएगा, वर्तमान नियम के अनुसार केवल 30% खाते की राशि को 1 वर्ष से कम या अवशिष्ट अवधि वाले बॉन्ड, जैसे ट्रेजरी बिल, मतलब शॉर्ट टर्म के जो ट्रेजरी बिल वगैरह होते हैं उसमें निवेश किया जा सकता है, ठीक है। मतलब इसमें 30% की जो जैसे कोई बैंक अगर भारतीय बैंक, सिटी बैंक ने एसबीआई में अपना पोस्ट अकाउंट अगर खोला है, तो जो पैसा इसमें जमा है उसका 30% ध्यान रखिएगा, 30% जो होगा उस अमाउंट को, जैसे ट्रेजरी बिल होता है, ट्रेजरी बिल में निवेश किया जा सकता है, ठीक है, मतलब उसके रूप में यहाँ पे रखा जा सकता है। इसके बाद स्पेशल रुपी होस्टल अकाउंट को ध्यान रखिएगा विदेशी पोर्टफोलियो के रूप में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती, एक पॉइंट यहाँ भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आरबीआई के अनुसार यह सीमा शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मैनेजमेंट में बाधा बन रही है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो बात की गई है, तो सरकार से फिलहाल आरबीआई ने ये आग्रह किया है कि इस गवर्नमेंट इसको जो ये यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है इसको हटाए,
ताकि जो आरबीआई का शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मैनेजमेंट है उसमें सुविधा मिल सके। ठीक है, तो ये इसके लिए सरकार से उसने आग्रह किया। तो इसमें कुछ क्वेश्चन निकल के आते हैं, जैसे पोस्टल अकाउंट निकल के आता है। उसके बाद ये कितने परसेंट सीमा को अ, हटाने के लिए यहाँ पे कहा गया, ध्यान रखिएगा। और इससे आरबीआई को क्या हेल्प मिलेगी, तो ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मैनेजमेंट में हेल्प मिलेगी। दो तीन क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं जो पूछे जा सकते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ध्यान रखिएगा, केरल के तिरुवनंतपुरम में बी झिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट, अभी आपने देखा होगा, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये निकल के आया है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि ये पोर्ट है कहाँ पे, तो केरल के तिरुवनंतपुरम में पहली बात ये पोर्ट है। इसका उद्घाटन किसने किया, ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी ने किया। तो इसके बारे में ये देख लेते हैं। यह भारत का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ठीक है, पहली बात तो, जो 2028 तक 5 मिलियन TUE सालाना संभाल सकेगा। ठीक है, मतलब इसकी जो कैपेसिटी है 2028 तक 5 मिलियन TUE है वो। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ठीक है, कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, केरल में। इसके बाद इसमें जो निवेश किया गया, ध्यान रखिएगा, 8,867 करोड़ रुपये निवेश किया गया, जिसमें केरल सरकार का हिस्सा 5,595 करोड़ है। अडानी समूह का 2,454 करोड़ है। ठीक है, केंद्र सरकार के हिस्से की अगर हम बात करें तो इसमें 800 करोड़ से ज़्यादा। ठीक है, ये इसमें अगर हम बात करें तो ये पूरा निवेश किया जाने वाला जो धन है 8,867 करोड़ रुपये है। अब यहाँ पे कुछ मेन मेन पॉइंट है, जैसे 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो विदेशी बंदरगाहों से भारत में लौटेगा। ट्रांसशिपमेंट क्या होता है, ध्यान रखिएगा, अभी ये चर्चा में रहा है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जहाँ पे बांग्लादेश के द्वारा भारत के बंदरगाहों का यूज़ किया जाता था। बंदरगाह और एयरपोर्ट का यूज़ किया जाता था, ध्यान रखिएगा। कुछ एयरपोर्ट भी यूज होते थे और बंदरगाह भी। तो बंदरगाह में क्या होता है, ट्रांसशिपमेंट, ये क्वेश्चन अगर पूछे तो जब किसी विदेशी देश के द्वारा हमारे जो, ध्यान रखिएगा, सी पोर्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, उसका जो यूज किया जाए विदेशी माल लाने ले जाने के लिए, तो उसे ट्रांसशिपमेंट कहा जाता है। ठीक है, जो कि बांग्लादेश से यूज़ करता है, तो भारत ने उस पर जो है रोक लगा दी, अगर हम बात करें तो। इसमें कहा जा रहा है कि ये जो पोर्ट होगा, ध्यान रखिएगा, भारत का 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो विदेशी बंदरगाहों पर जो निर्भरता थी वो कमी होगी इसके बन जाने से। इसके बाद यहाँ पे कहा गया, ध्यान रखिएगा, भारत की नवीन शक्ति और आत्मनिर्भरता इससे बढ़ेगी। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। पोर्ट का स्थानिक महत्व यही होगी कि अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग चैनल से ये सिर्फ 11 नॉटिकल मील की दूरी पर है। मतलब अगर हम बात करें तो भारत की सीमा में आना आसान हो जाएगा। यहाँ पे विदेशी व्यापार के लिए जो हमारा ये पोर्ट है, ध्यान रखिएगा, इसका ये विदेशी कंपनियां भी, विदेशी, ध्यान रखिएगा, जो जहाज हैं वो यहाँ पे आएंगे, और इससे जो विदेशी व्यापार है उसको भी आसानी मिले, क्योंकि यहाँ से जो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग चैनल, ध्यान रखिएगा, वो 11 नॉटिकल मील दूरी पर है। ठीक है, तो आना जाना आसान हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें जो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो पिनराई विजयन और सांसद शशि थरूर जी, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मौजूद रहे जब इसका उद्घाटन किया गया मोदी जी के द्वारा। अगर, क्योंकि देखो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि अ, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो अब यहाँ पे जैसे पिनराई विजयन और सांसद शशि थरूर जी भी उपस्थित है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शन भी देगा। तो फिलहाल इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के हाथों ही किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे अगर हम देखें तो अब तक भारत का अधिकांश ट्रांसशिपमेंट कोलंबो, सिंगापुर, सलाला विदेशी बंदरगाह से होता रहा है। फिलहाल यहाँ से जो वर्क है वो यहाँ लिखिएगा बिजिंजम पोर्ट से अब यहाँ पे संचालित होगा।
अगला क्वेश्चन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे एनएससी आप कहते हो, ठीक है, एनएससी ने निफ्टी एनएससी वेब इंडेक्स लॉन्च किया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। ये एनएससी वेब इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? तो एनएससी ने लॉन्च किया, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे किया है? मुंबई में, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट हुई। तो ये भी क्वेश्चन निकल के आता है, एक क्वेश्चन ये निकल के आता है, एक क्वेश्चन ये निकल के। वर्ल्ड ऑडियो वीडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट कहाँ पे हुई और इसको किसने लॉन्च किया? ये दो क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। इसमें कुछ कुल इंडेक्स की संख्या कितनी है? 43 कंपनियाँ इसमें शामिल हैं जो मीडिया से संबंधित हैं। ध्यान रखिए कि मीडिया एंटरटेनमेंट गेमिंग सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। तो इनसे संबंधित एक इंडेक्स को जारी किया गया है एनएससी द्वारा, ध्यान रखिएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। तो इसमें कितनी कंपनी है ये ध्यान रखिएगा और ये किससे संबंधित है। तो इसमें कुछ कंपनियों के नाम दिए गए, ध्यान रखिएगा। जो प्रमुख कंपनी है नज़ारा टेक्नोलॉजीज, पीवीआर आइनॉक्स, जी एंटरटेनमेंट, सारेगामा इंडिया, नेटवर्क 18, ये सब इसमें कुछ कंपनियां शामिल हैं। इंडेक्स में हर स्टॉक की अधिकतम वेटेज 5% तय की गई है। तो फिलहाल यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि ये नया इंडेक्स किसने जारी किया है और इसमें कितनी कंपनियां शामिल होंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेबी ने प्रणव अडानी पर इंसाइडर ट्रेडिंग के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। इंसाइडर ट्रेडिंग में ध्यान रखिएगा जब कंपनी की जानकारी बाहरी लोगों को दी जाए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंपनी से संबंधित जो जानकारी है उस पर लीक किया जाए, सूचनाएं लीक की जाए, ध्यान रखिएगा, इंसाइडर ट्रेडिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब हमें जैसे नहीं पता है कि किस कंपनी के शेयर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और तो इनसाइडर ट्रेडर जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, कंपनी के से जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन होती है वो बाहरी निवेशकों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इसको इनसाइडर ट्रेडिंग के रूप में जाना जाता है। तो सेबी ने प्रणव अडानी पर ये आरोप लगाया है, जो कि गौतम अडानी के क्या हैं, भतीजे हैं, ठीक है। तो अडानी समूह की कई कंपनियां हैं, इसके निदेशक भी हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इन सेबी ने कहा है कि अडानी ग्रीन द्वारा 2021 में एसबी एनर्जी होल्डिंग सॉफ्ट बैंक समर्थित कंपनी के ग्रहण से जुड़ी संवेदनशील जानकारी सौदे की घोषणा से पहले इन्होंने अपने बहनोई के साथ साझा की। सेबी ने उन्हें पिछले साल नोटिस भी भेजा था। इसके बाद प्रणब अडानी ने ईमेल के जरिए जवाब देते हुए कहा था कि इस मामले को बिना आरोपों को माने या नकारे समझ और समझौते की रीत समाप्त करना चाहते हैं और उन्होंने किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। यहाँ पे किया था, देखो यहाँ पे अभी जो निकल गया था क्वेश्चन, वो मेन यही है कि सेबी ने किस पर इंसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन का आरोप लगाया था प्रणब अडानी पर और उनकी कंपनी जो है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है आपका, क्योंकि अडानी ग्रुप से जुड़े हैं तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ध्यान देखिएगा क्वेश्चन निकल के आता है ऑब्जेक्टिव, उसको एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंड पुअर रिवाइज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया फाइनेंशियल 2026? ये क्वेश्चन हमने ऊपर पढ़ा है और उसी का ही यहाँ पे एमसीक्यू है, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका 6.8%, दूसरे ऑप्शन बी 6.5, सी 6.3, 7%। देखो इसका अभी हमने पढ़ा है 6.3%, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6.3%। दूसरा क्वेश्चन है वाई डिड स्टैंडर्ड एंड पुअर लोअर द इंडिया जीडीपी फोरकास्ट? भारत की जीडीपी की विकास दर को घोषणा के लिए स्टैंडर्ड एंड पुअर ने कम क्यों कर दिया है? तो ऑप्शन है आपका ग्लोबल ऑयल क्राइसिस, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, यूएस इंटरेस्ट रेट हाइक एंड सिस्मिक एंड अनसर्टेन शिफ्ट इन यूएस ट्रेड पॉलिसी, चाइना स्लो डाउन। तो फिलहाल इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन रिकमेंडेड एज द FSIB एस CMD ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस? से अभी ऊपर पढ़ के आए हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए है आपका अमित मिश्रा, ऑप्शन बी है RR सिंह, ऑप्शन सी है संजय जोशी, ऑप्शन डी है शक्तिकांत दास। और अभी आपने ऊपर पढ़ा, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, संजय जोशी जो कि CMD होंगे, ध्यान रखिएगा ओरिएंटल इंश्योरेंस के। अगला क्वेश्चन है विच कंपनी संजय जोशी करंटली एसोसिएटेड विद? तो अभी ये किस कंपनी से संबंधित है? LIC,
LIC, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, SBI लाइफ, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, तो कहने की ये अभी अगर हम बात करें तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से संबंधित है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऊपर पढ़ा आपने। इसके बाद अमित मिश्रा को शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे पॉइंट किया, ध्यान रखिएगा। फॉर मिश्रा अपॉइंटेड एज एक्टिंग CMD ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस, तो थोड़ी देर समय के लिए इनको अपॉइंट किया गया। बाद में आपका संजय जोशी जी आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है 6 मंथ, 1 मंथ, 3 मंथ, 12 मंथ, अभी ऊपर पढ़ के आ रहे हैं आप लोग 3 मंथ। Who recently took charge as RBI Deputy Governor, observing monetary policy? उषा दोराट, श्यामला गोपीनाथ, माइकल पात्रा, पूनम गुप्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूनम गुप्ता को। पूनम गुप्ता वॉज प्रीवियसली द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? इसके पहले किसकी डायरेक्टर जनरल रह चुकी थे? अभी आपने पढ़ा था, ध्यान रखिएगा, थोड़ी देर पहले ही इसके बारे में। ऑप्शन आपको दिया RBI अकेडमी, NCAER, सेबी, IIM अहमदाबाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा NCAER। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिप्टी गवर्नर्स डज RBI हैव? ऑप्शन A 2, ऑप्शन B 3, ऑप्शन C 4, ऑप्शन D 5। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C 4। इंडियाज फॉरेस्ट रिजर्व रिसेंटली हिट 7 मंथ हाई ऑफ हाउ मच? भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, ध्यान रखिएगा, पिछले 7 महीने में अगर हम बात करें तो उससे पिछले स्तर पर है, तो कितना पहुंच गया है? ऑप्शन ए से 705 बिलियन, ऑप्शन बी 688 बिलियन, ऑप्शन सी 600, ऑप्शन बी 688, ऑप्शन सी 687, ऑप्शन डी 580 बिलियन डॉलर। तो देखो इसका जो सही आंसर है 688 बिलियन डॉलर आपका विदेशी मुद्रा भंडार पहुंच चुका है। विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास होता है? IMF के पास होता है। इसमें होता है फॉरेन करेंसी, गोल्ड और सिक्योरिटीज में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच फैक्टर हैज कंट्रीब्यूटेड टू द रिसेंट एप्रिसिएशन ऑफ द इंडियन रुपी? तो कौन सा फैक्टर जिम्मेदार है जिससे भारतीय रुपया, ध्यान रखिएगा, उसमें तेजी दिखाई दी? वीक ऑयल प्राइस, FPI इक्विटी इनफ्लोस एंड डॉलर वीकनेस, RBI रेपो रेट कट, ट्रेड डिफिसिट एंड नैरोइंग, थी। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था FPI इक्विटी इनफ्लोस एंड डॉलर वीकनेस, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ मच हैज द रुपी एप्रिसिएटेड इन 2005? सो और तो कितना मतलब वृद्धि देखने को मिली थी? ऑप्शन है 1.5%, 1.09, 1.26%, 0.75%। तो इसमें ध्यान रखिएगा 1.26% की वृद्धि देखने को मिली थी। व्हाट लिमिट डज RBI वांट टू रिमूव ऑन पोस्टल अकाउंट इन्वेस्टमेंट? तो विदेशी बैंक भारतीय बैंक में जो खाता, फॉरेन बैंक, ध्यान रखिएगा, इंडियन बैंक में इंडियन रुपीज में जो खाता खोलते हैं उसी को पोस्टल अकाउंट कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी जो लिमिट है RBI हटाना चाहती है, इसके लिए गवर्नमेंट से उसने रिक्वेस्ट किया है। तो ये ध्यान रखिएगा 20%, 50%, 30%, 10%, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका 30%। व्हाट डज स्पेशल रुपी पोस्टल अकाउंट यूज फॉर? ऑप्शन ए ऑयल पेमेंट, ऑप्शन बी फॉरेन रेमिटेंस, सी रुपी ट्रेड सेटलमेंट, डी बॉन्ड रीपरचेज। तो इसका जो यूज है किस में किया जाता है अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, तो रुपए से संबंधित जो ट्रेड होता है, ध्यान रखिएगा, ट्रेड सेटलमेंट होता है, उससे उसके लिए स्पेशल रुपी पोस्टल अकाउंट का यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद करंटली हाउ मच स्पेशल रुपी पोस्टल अकाउंट बैलेंस कैन बी इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज? प्रेजेंट टाइम अगर हम बात करें तो कितना शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में निवेश किया जाता है, जो इसका बैलेंस होता है, ध्यान रखिएगा उस, तो 100%, 50%, 30 या 75%। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये है 30%। तो इसी को, इसका जो लिमिट है, ध्यान रखिएगा, हटाने के लिए ही RBI ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे जो भी ब्रिज इंजन पोर्ट है, ध्यान रखिएगा, उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
अगर पूछे जाए आपसे कौन सा हो सकता है, तो जैसे हु इनॉग्रेटेड द विजेंजर इंटरनेशनल सी पोर्ट, पिनराई विजयन, गौतम अडानी, नरेंद्र मोदी, शशि थरूर। तो वही हमने बोला कि जो लोग वहाँ उपस्थित थे उनके भी नाम कन्फ्यूज करने के लिए दिया जाता, तो आपको पता है नरेंद्र मोदी इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ग्रुप इज डेवलपिंग विजेंजर पोर्ट, L&T, रिलायंस, अडानी ग्रुप एंड GMR। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अडानी ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, NSE वेब इंडेक्स जो लॉन्च किया गया उससे कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूली लॉन्च NSE इंडेक्स फॉर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, मीडिया एंटरटेनमेंट से संबंधित कौन सा इंडेक्स NSE ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे निफ्टी मीडिया इंडेक्स, निफ्टी एवी इंडेक्स, निफ्टी वेव्स इंडेक्स, NSE क्रिएटिव इंडेक्स। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था निफ्टी वेव्स इंडेक्स, इसका सही आंसर हो जाएगा निफ्टी वेव्स इंडेक्स। इसके बाद हाउ मैनी स्टॉक्स आर इंक्लूडेड इन निफ्टी वेव्स इंडेक्स, इसमें कितने स्टॉक होंगे, 30, 43, 50, 45। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 43, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आया था, ठीक है। विच सेक्टर इज नॉट द पार्ट ऑफ निफ्टी वेब इंडेक्स, कौन सा सेक्टर इसका हिस्सा नहीं है। मीडिया, एंटरटेनमेंट, बैंकिंग, गेमिंग। तो देखो मीडिया भी है, एंटरटेनमेंट भी है, गेमिंग भी है, तो इसका हिस्सा कौन सा नहीं है, बैंकिंग इज नॉट पार्ट ऑफ दिस इंडेक्स। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रणब डांडी इनसाइडर ट्रेडिंग से जो क्वेश्चन निकल के आ रहा, ध्यान रखिए यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है। हु इज एसोसिएटेड बाय द हु इज एक्यूज्ड बाय द सेबी ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग इन अडानी ग्रीन शेयर्स। तो कौन यहाँ पे जिम्मेदार ठहराया गया है, ठीक है, किस पे आरोप लगे हैं, ध्यान रखिएगा। सेबी ने जो लगाया है इनसाइडर ट्रेडिंग का, गौतम अडानी, करण अडानी, प्रणब अडानी, विनोद अडानी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा प्रणब अडानी। विच कंपनीज एक्विजिशन डील इज रिलेटेड टू द इनसाइडर ट्रेडिंग चार्ज, अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन, अडानी एंटरप्राइजेस। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अडानी ग्रीन। इसका सही आंसर है अडानी ग्रीन। Which foreign which foreign backed company was acquired by Adani Green in 2021? Sun Power, SB Energy, Azure Power, Greenko। तो इसका सही आंसर हो जाएगा SB एनर्जी। तो यहाँ पे लगभग 22 से 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ें पूरा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करें। तो आज की क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।